मुझे अवसर दिया और आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और जिनका सबसे ज्यादा इंतजार था वो शख्सियत हमारे बीच इस वक्त मौजूद है। एक बार तालियों के साथ स्वागत करिए सतीश महाना जी का। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज नेशन न्यूज स्टेट के इस कार्यक्रम में। और कानपुर से चूंकि आप आते हैं, जैसा कि पूजा ने भी अभी बताया कि आपकी जन्मभूमि भी है, आपकी कर्मभूमि भी है, और कैंट से लेकर के बाकी विधानसभाओं का जहां आपने प्रतिनिधित्व किया है, और अब आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उत्तर प्रदेश की सभी विधानसभाओं के जो प्रतिनिधि हैं वो आपके समक्ष बैठते हैं। ये बहुत गौरव का विषय है कानपुर वासियों के लिए। लगातार सुबह से हम चर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हमारे साथ थे, उनसे हमने संवाद किया। कानपुर सर बहुत बदल गया है और बहुत बदल रहा है। लगातार यहां पर विकास के कार्य हो रहे हैं। आप पहले भी सरकार में रहे हैं और दूसरा टर्म आपका इस बार भी है यहां पे, और अब तो चूंकि आप दोनों ही लोगों को देखना पड़ता है, आपको विपक्ष को भी पक्ष को भी, और उसके बाद आप मूल्यांकन के बाद अपना निर्णय करते हैं। कैसे इस भूमिका को निभा पा रहे हैं, क्या चुनौतियां हैं? मैं इस बात को मानता हूं कि जिस समय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत कोई सरकार बनती है तो पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों की भूमिका प्रदेश के हित के लिए होती है। स्वाभाविक रूप से जो सरकार काम करती है उसको जनता के बीच में, विधानसभा के माध्यम से जनता के बीच में ले जाना चाहती है। जनता के ये हित के लिए जो बजट होता है वो विधानसभा में पास होता है, जो बिल्स होते हैं वो विधानसभा में पास होते हैं। सरकार का काम है जनता के हित में काम करना, और प्रतिपक्ष का काम है उसके ऊपर कोई सकारात्मक सुझाव और आलोचना हो करना। हम भी जब प्रतिपक्ष में रहे, हम भी सरकार के प्रति जो जिस प्रकार का रोल होता था विपक्ष का उसको अदा करते थे। ये एक लोकतंत्र में दोनों के बिना काम नहीं चल सकता। मैं इसको जिस समय प्रतिपक्ष में था तब भी इस बात को कहता था, जब सरकार में था तब भी इस बात को कहता था, आज न्यूट्रल भूमिका में हूं तब भी इस बात को कहता हूं कि लोकतंत्र में पक्ष और प्रतिपक्ष एक सिक्के के दो हिस्से हैं। एक भी हिस्सा अगर खोटा हो जाता है तो पूरा सिक्का खोटा हो जाता है। तो इसलिए दोनों को अपनी भूमिका निर्वहन करनी है, और अध्यक्ष के नाते से मेरी यह जिम्मेवारी है कि दोनों को अपना दायित्व याद दिलाऊं, सरकार को पूरा अवसर दूं कि वो अपनी बात कह सके, और प्रतिपक्ष को भी अपना अवसर दूं कि वो अपनी पूरी बात कह सके। इसके कारण मैंने किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया। मेरे 403 विधायक हैं। जिस समय मैं कहता हूं मेरे 403 विधायक हैं, इसी प्रकार के एक डिबेट में, एक चैनल की डिबेट में, आप जैसे एक मित्र ने मेरे से पूछा जो एंकर थे, उन्होंने पूछा कि आपके कितने विधायक हैं, तो मैंने कहा 403। उसने कहा नहीं आपके कितने हैं, तो मैंने कहा 403। उसने फिर ये प्रश्न रिपीट किया। मैंने कहा नहीं, आप पूछना चाहते हैं कि योगी जी महाराज के कितने एमएलए हैं, तो वो 255 है। आप पूछना चाहते हैं अखिलेश यादव जी के कितने एमएलए हैं, वो 111 हैं। अन्य राजनीतिक पार्टियों के भी किसी के 6 हैं, किसी के 8 हैं, किसी के 10 हैं। मेरे 403 है। तो जिस समय विधानसभा में सारे एमएलए बैठते हैं उनको मैं एक नजर से देखता हूं, सबको बराबर का अवसर देता हूं। इसके कारण मुझे कोई कठिनाई नहीं हुई विधानसभा का सत्र चलाने में, सबका मुझे सहयोग मिला। मैं प्रतिपक्ष के प्रति भी उतना ही आभारी हूं कि वो सदन चलाने में मेरा सहयोग करते हैं, और सरकार की भी प्रशंसा करता हूं कि सरकार पूरी तैयारी के साथ जो कुछ सरकार ने किया उसके साथ विधानसभा में आती है। तो इसीलिए 4 सत्र हो गए, एक वर्ष में 4 सत्रों के 2 बजट सेशंस हुए। पहला बजट सेशन इसलिए हुआ था नई सरकार बनने के बाद, क्योंकि जो आखिरी इलेक्शन के बजट के समय यदि कोई चुनाव प्रस्तावित होते हैं तो वोट ऑन अकाउंट होता है। तो वोट ऑन अकाउंट के बाद जब नई सरकार बन जाती है तो बजट आती है, तो वो एक बजट सेशन हुआ था, और एक वित्तीय वर्ष 23-24 का बजट सेशन हुआ। उसके बीच में 2 सेशंस और हुए थे। मैं इस बात को कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि इन 4 सेशंस में केवल एक दिन 36 मिनट का एडजर्नमेंट हुआ था। मैं इतिहास उठाकर देखता हूं तो विगत 40 वर्षों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई बजट सेशन हुआ और उसमें कोई एडजर्नमेंट ना हुआ। तो उसका यही कारण है कि मैं सबको बराबर का अवसर देता हूं अपनी बात कहने का, जिसके कारण मुझे कोई परेशानी नहीं होती। बिल्कुल, चूंकि अब आप दल से भी आप अपने पार्टी से इस वक्त नहीं, बल्कि दोनों दल, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बाकी जो दल हैं, उनकी सबका प्रतिनिधित्व आप करते हैं। लेकिन हम कानपुर में मौजूद हैं, आप कानपुर से विधायक चुनकर आते हैं तो लालच हमारा बढ़ जाता है। नोएडा से हम आए हैं तो सवाल पूछने का थोड़ा सा हमारा लालच बढ़ जाता है। कानपुर में हम देख रहे हैं जिस तरीके से मेट्रो आ गई है और लगातार डेवलपमेंट यहां पर हो रहे हैं।
आपने कई पुलों के बारे में लगातार जिसपे लोग बातें करते थे, उस पर जो विकास कार्य रुके हुए थे विगत सरकारों में भी, उसको लेकर आपने पहल की और उस पे भी अब काम हो रहे हैं। तो जो बदलता कानपुर है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कानपुर आज से यदि हम 10 वर्ष पहले की बात करें तो कानपुर वासियों के मन में एक निराशा सी रहती थी कि कानपुर एक डेड सिटी के नाम से जाना जाता। लोग कहते थे कानपुर में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन कानपुर में काम नहीं होता। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि विगत कुछ वर्षों में, यदि मैं कहूं कि 6 वर्षों में जो प्रदेश सरकार के कार्यकाल है, इसमें जिस प्रकार की एक सोच केंद्र से चली माननीय प्रधानमंत्री जी के विचार से, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को हम सब लोगों ने प्रधानमंत्री के रूप में पाया है, जिन्होंने इस देश के गांव गरीब की चिंता करी, मजदूर की चिंता करी, किसान की चिंता करी। ये पहले, क्योंकि हमारा देश गांव में बसता है, हमारे देश की आत्मा कृषि है, खेती है, गांव है। वहां से उन्होंने उसकी चिंता प्रारंभ करी, लेकिन वहां से चिंता करते करते उन्होंने शहरों की भी चिंता करी। शहरों की चिंता करते हुए उन्होंने शहर के जल व्यवस्था के बारे में कहा। अमृत योजना के अंतर्गत उन्होंने कहा कि पानी का व्यवस्था होगी। सड़कों के जाल बिछाने के लिए जिस समय 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, जिस समय 14वां वित्त आयोग आया था, इस समय 15वां वित्त आयोग चल रहा है, 15 फाइनेंस कमीशन चल रहा है। 14वें वित्त आयोग में मुझे याद है कि शहरी क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश में 3,300 कुछ करोड़ रुपए मिलते थे। वो 14वें वित्त या 13वें वित्त आयोग में मिलते थे। 14वें वित्त आयोग में ये बढ़कर लगभग 10,500 करोड़ रुपए हो गया। 3 गुना बढ़ गए एक साल, एक फाइनेंशियल उसमें वित्तीय वर्ष। तो उसके कारण शहरों को अवसर मिला। शहरों में बहुत सारी योजनाएं आई हैं। उसके कारण अब जैसे अब हम कानपुर महानगर की मैं आपको बात करता हूँ, एक स्मार्ट सिटी योजना लेकर आए, ठीक है। एक सफाई की, जो जिस समय प्रधानमंत्री जी ने अपने हाथ में झाड़ू उठाया था, उसमें लोगों को लगता था कि यार ये प्रधानमंत्री झाड़ू चलाएंगे क्या। बहुत लोगों ने आलोचना करी थी राजनीतिक दृष्टि से। लेकिन आज मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होती है कि आज हर नागरिक, देश का हो, प्रदेश का हो, लेकिन मैं शहर की बात करना चाहता हूं, कि सड़क पे कूड़ा नहीं फेंकता। पहले हम सब लोग जिस समय गाड़ी से ट्रैवल करते हैं, आइसक्रीम खाई, आइसक्रीम खाने के बाद थोड़ा सा शीशा खोल दिया, डब्बा टक्के से बाहर, पानी पिया बाहर। अब हम लोग करें तो हमारे बच्चे ही हमें रोक देते हैं कि ये क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तो एक जो मैसेज गया आम आदमी के लिए, अवेयरनेस जो हुई आम आदमी के लिए, वो उससे शुरू हुई, और उस अवेयरनेस के कारण पब्लिक में भी बहुत अवेयरनेस है। आज कानपुर महानगर में हम सड़कें देखते हैं तो बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे ऐसे में बारिश में जिस समय कोई सड़क, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि मैंने कोई विधानसभा बदली नहीं। मेरी छावनी विधानसभा 3 हिस्सों में बट गई। जो जहां पर मेरा घर है वो पूरे का पूरा एरिया, जहां पर हरजिंदर नगर वार्ड है, सफीपुर वार्ड है, तिवारीपुर वार्ड है, गांधीग्राम वार्ड है, चिकेरी वार्ड है, ये पहले छावनी विधानसभा क्षेत्र के हिस्से थे। तो जब डिलिमिटेशन हुआ तो 3 हिस्सों में बट गई। तो जहां पर मेरा घर है, पार्टी ने मुझे कहा कि आपको यहां से चुनाव लड़ना है। तो पहले छावनी का हिस्सा था, अब महाराजपुर का हिस्सा। डिलिमिटेशन में कुछ नया क्षेत्र जुड़ा। तो मेरा घर 1991 में जहां पर था वहीं से मैं चुनाव लड़ता था। मेरा घर 2023 में जहां पर है मैं वहां से चुनाव लड़ता हूं। तो आउटस्कर्ट्स मुझे मिले। शहर का आउटस्कर्ट्स, जनरली आउटस्कर्ट्स अनडेवलप्ड होते हैं। सीवर नहीं था, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, सड़क नहीं था, नाली नहीं था, नाला नहीं था। मतलब लोग बहुत पैथेटिक कंडीशंस में रहते थे, बहुत बुरी स्थिति में रहते थे। आज मुझे इस बात को कहते हुए प्रसन्नता होती है कि जो सबसे पिछड़ा विकास के नाते से क्षेत्र था, आज वहां पर विकास बहुत तेजी से हुआ। 90% क्षेत्र विकास की ओर। केवल विकास अच्छी माल रोड से केवल विकास नहीं होता। विकास होता है जहां पर गरीब व्यक्ति रहता है, उस बस्ती के विकास की बात होती है, वहां पर साफ सफाई की बात होती है। आज कितने पुल देखिए बन गए। आज जिस समय कानपुर महानगर से आप इलाहाबाद की तरफ जाएं, प्रयागराज की तरफ, तो कोविड में ही लगभग 5 पुल बन गए। पता ही नहीं चलता कि आप कानपुर महानगर से निकल कब गए। हर तरफ आज रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एक्सप्रेस रोड्स हैं। हमारी रिंग रोड बन रही है, रिंग रोड का एक्विजिशन पूरा हो गया, उसके ऊपर काम शुरू हो गया। हाँ, गंगा बैराज बन गया, गंगा बैराज के ऊपर जो सरैया का पुल था वो बन गया। रेलवे के ऊपर कितने पुल बन गए और रेलवे के ऊपर कितने अंडरपास बन गए। ये सारी की सारी चीजें विकास के नाते से जुड़ती हैं। तो कानपुर महानगर जो अविश्वास लोगों में था वो विश्वास में परिवर्तन हुआ है। और उस देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कूड़े की फोटोग्राफ छापेंगे। कूड़ा रोज घर से उठेगा, रोज उठेगा जी।
कूड़ा एक ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन उठकर चला गया। हमारे और आपके घर में हमारी गृहिणी हो या हमारी पत्नी हो, बच्चे, कोई भी हो जो भी घर में काम देखता है, हमारे पास अगर सक्षम है तो सफाई साफ कर, तो रोज सफाई होती है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन सफाई होगी, एक दिन सफाई होने के बाद पत्नी को कहा जाए कि अभी कैसी सफाई करी है, अब तो खराब होगी। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं जब 2012 में डिलिमिटेशन हुआ तो मैं एक जगह गया अपने क्षेत्र में, उन्होंने कहा देखिए भाई साहब सड़क टूटी है। तो मैंने कहा कहाँ टूटी है? तो मेरे थोड़ा सा, मैं सबसे बड़ा इज्जत और प्यार से बात करता हूँ, तो मैंने कहा कहाँ टूटी है? तो उन्होंने कहा देखिए टूटी है। तो मैंने कहा कहाँ टूटी है? तो उन्होंने कहा देखिए टूटी है। तो मैंने कहा कहाँ है? उनका आपको सड़क दिखाई पड़े? मैंने कहा सड़क है ही नहीं। अरे सड़क थी नहीं तो टूटेगी कहाँ से? ठीक बात। बहुत जगह पर शहरों में सड़कें नहीं थी, अब सड़कें हैं, अपना कार्यकाल पूरा करती हैं, 5 साल 6 साल 7 साल, टूटती हैं, बनती हैं। जो लंबे वक्त से जो लोग विधायक रहे हैं उनमें से एक आप भी हैं, और बहुत पहले से आपने उत्तर प्रदेश विधानसभा को देखा है। इस बार विधानसभा बदली बदली सी नजर आ रही है। एक युवा पत्रकार के तौर पे जब मैंने वहां की कवरेज की, हमारे संस्थान ने जब वहां से तस्वीरें निकलकर सामने आई तो डिजिटल विधानसभा आई। आपने डिजिटलाइजेशन वहां पर किया है, जीरो पेपर वहां पे आप कर रहे हैं, उस ओर अग्रसर हैं आप। उसके अलावा एक दूसरा इंसिडेंट, जब मैं ही बुलेटिन कर रहा था अपने ऑफिस में, अपने चैनल पे, अदालत मैंने पहली बार अपने पत्रकारिता के अनुभव में देखी कि आपने अदालत वहां पर लाए और पुलिसकर्मी जो है वो कटघरे में खड़े थे और उसके बाद उनको सजा सुनाई गई। एक सांकेतिक सजा देने का जो आपका वो दौर था, वो समय जो मैंने देखा, तो एक मैसेज गया है लोगों के बीच में। वो इन दोनों इंसिडेंट के बारे में जरा सा आप बताएं। देखिए, मैं 29 मार्च 2022 को मैं अध्यक्ष पद पर चुना गया था। अध्यक्ष का इलेक्शन होता है, आपको मालूम है। 21 मई को मैंने ई विधान लागू कर दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का जो एक मिशन प्रोजेक्ट था कि पूरे देश की विधानसभाएं पेपरलेस हो, पूरी देश की विधानसभाएं एक दूसरे के साथ जुड़े, तो मैंने लगभग 1.5 महीने में उसको पूरा कर दिया था। उसका उद्घाटन माननीय ओम बिरला साहब ने किया था, जो माननीय लोकसभा के माननीय अध्यक्ष। अब मेरी विधानसभा पेपरलेस है, वहां पर सारे विधायक जो डिवाइस लगी हुई है उसके ऊपर काम करते हैं। मैंने विधानसभा का एक बहुत सुंदर स्वरूप दिया। आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा देश की सबसे खूबसूरत विधानसभाओं में। मैं जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा की बात करता हूं तो इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा केवल 403 माननीय विधायकों की नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ जनता की विधान, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करती है। हमने बहुत सुंदर, हमने डिजिटल गैलरी बनाई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हमने एक पोर्टल डेवलप किया है। उसमें हमने एक इस बात के, जैसे लोग पूरे, मैं दुनिया भर में काफी देश घुमा हुआ हूं, अमेरिका में गया तो वहां की संसद को देखने के लिए लोग जाते हैं, बहुत सारे देशों की। वैसे ही उत्तर प्रदेश की विधानसभा देखने के लिए हमने एक पोर्टल डेवलप किया जिसमें लोग अप्लाई करें, हम उनको ग्रुप्स में बुलाएंगे, उनको देखने के लिए बताएंगे। और मैंने डिजिटलाइजेशन, एक डिजिटल गैलरी बनाई है पूरी, जो 1863 से उत्तर प्रदेश की विधानसभा के इतिहास को बताती है आज तक। उसमें सारे के सारे जितने बिल्स पास हुए हैं इन 100 सालों के, 150 सालों के अंतर्गत, वो सारी की सारी व्यवस्थाएं। उसमें जो महत्वपूर्ण जो लोग रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय स्पीकर्स रहे हैं, या जो भी सीनियर लोग रहे हैं, उनके सबका इतिहास है, वो बहुत एक सुंदर किया। इसके साथ ही साथ मैंने वहां पर गैलरीज बहुत अच्छी बना दी। जैसे मैंने कहा ना, गैलरी वहां पर आप जाओ तो आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छी जगह आए हो, क्योंकि मेरे को किसी, स्पीकर्स ऑफिस बहुत अच्छा बना है। तो किसी ने मुझे कहा कि महाराज जी आपका ऑफिस बहुत बढ़िया। मैंने कहा मेरा ऑफिस नहीं है, मेरा ऑफिस कानपुर में, ये स्पीकर का दफ्तर है, एक इंस्टीट्यूशन का ऑफिस है। इट इज नॉट एन इंडिविजुअल्स ऑफिस। तो जिस समय एक इंस्टीट्यूशन का ऑफिस होता है तो उस इंस्टीट्यूशन की गरिमा उसके सम्मान के हिसाब से होता है। एक बात तो आपने ये पूछी। दूसरी बात आपने पूछी जो अदालत लगाई गई थी, अदालत लगाई गई। देखिए, विधायिका का सम्मान होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र में लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, 3 पहिए, 3 स्तंभ है, और तीनों का सम्मान होना चाहिए। विधायक ऐसा चुना हुआ प्रतिनिधि है जो जनता को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम संविधान की पहली लाइन को पहले पढ़ते हैं, हम पहले 4 शब्दों को पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो वी द पीपल ऑफ इंडिया का रिप्रेजेंट कौन करता हुआ? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। उनका अपना जिम्मेवारी है, उनका अपना सम्मान है। अगर कार्यपालिका विधायिका का सम्मान नहीं करेगी तो नहीं चल पाएगा। आज सौभाग्य से उत्तर प्रदेश की कार्यपालिका
माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश को विकास के पथ पे ले जाने के लिए अग्रसर है। यही तो लोग हैं, ऐसा नहीं है कि पहले दूसरे लोग थे अब दूसरे लोग आ गए, वही लोग हैं। लेकिन मुख्यमंत्री का जिस प्रकार का एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल है उसके कारण सब अच्छा चल रहे हैं। लेकिन विधायिका की अपनी जिम्मेवारी है, कार्यपालिका की अपनी जिम्मेवारी है, न्यायपालिका की, सबको अपनी अपनी सीमा में रहकर काम करना है। यदि अपनी सीमा का कोई उल्लंघन करेगा तो वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के संविधान के रूप काम नहीं करेगा। तो विधानसभा को इस बात का अधिकार है कि जो लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत अपना आचरण व्यवहार नहीं करेंगे उनको सजा देने का अधिकार है। और ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने दी। मैंने मुख्यमंत्री जी से बातचीत करी, उनकी सहमति ली, उनके साथ विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि नहीं, विधायिका का सम्मान होना चाहिए। तो तब हमने ये निर्णय लिया और ये हमारा निर्णय पूरे देश की विधानसभा फॉलो करी, इतिहास बना है। इससे पहले 1961 में केशव सिंह का एक केस है जो पूरे देश में फेमस था, वो भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में हुआ था। उसमें कुछ अधिकारियों को सजा दी थी, उसमें हाई कोर्ट के जज साहब ने उसके ऊपर स्टे कर दिया था। तो विधानसभा ने हाई कोर्ट के जज साहब को बुला लिया था। मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि लोगों को ये बात पता नहीं है। तो जब बुलाया था तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो फिर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ था, भारत के राष्ट्रपति जी के पास गया था। फिर प्रेसिडेंट ने जो संविधान जो पीठ होती है, एडवाइजरी बेंच होती है, उसको फिर रेफर किया था। वहां फिर रेफर होकर रफा दफा हो गया था मामला। लेकिन उस ऑर्डर में है कि विधानसभा को हाई कोर्ट के किसी जज को भी बुलाने का अधिकार है उस लिमिट तक। जिस समय विधानसभा को ये सारे पावर्स हैं कि कोई भी अगर गलत काम करता है उसको देखता है, जुडिशरी के अपने पावर्स हैं। अगर हम में से कोई गलत काम करेगा, कानून के विपरीत करेगा, जो जुडिशरी का अधिकार है कि उन लोगों को देने के लिए। और हम सब लोग जुडिशरी को, सिस्टम का सम्मान करते हैं, उससे बंधे हुए सब लोग, सबका। तो इसमें कोई किसी का उल्लंघन नहीं कर सकता। अगर कोई किसी का उल्लंघन करेगा तो इस प्रकार की सजा एक बार दी है, अगर आगे भी कोई करेगा तो आगे भी इस प्रकार की सजा दी जा सकती है। क्योंकि वो इंसिडेंट था जो वो नजीर भी बना था और वो केस भी कानपुर का ही था जिसको लेकर ये अदालत बुलाई गई थी, लेकिन वो पूरे देश के लिए एक उदाहरण बना था। खबरों की जो दुनिया है वो सूत्रों से चलती है, लेकिन न्यूज नेशन और न्यूज स्टेट की जो सोच है वो ये है कि जब तक वो सूत्र पूरी तरीके से सही ना हो तब तक हम कोई खबर नहीं दिखाते हैं। ये हमारी विश्वसनीयता का एक पैमाना है। एक जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है वो है कि महाना जी का अब संपर्क दिल्ली की ओर ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे विधायक लंबे वक्त तक रह लिए, विधानसभा के अध्यक्ष हो गए हैं। तो ये सूत्र की जो ये खबर सामने आ रही, मैंने सोचा कि इसका समाधान और इसका पटाक्षेप इस खबर का आपसे बेहतर कौन कर सकता है। तो मैंने कहा आपसे ये सवाल पूछा। मीडिया के पास सबसे अच्छे सूत्र होते हैं। एक अखबार ने, पूरे से एक सम्मानित न्यूज़पेपर ने, मैं पूरा आदर के साथ उनको कह रहा हूं, उनका नाम नहीं लूंगा, सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूं। उन्होंने मुझसे टेलीफोन करके पूछा कि महाराज जी आप लोकसभा को चुनाव लड़ने वाले? मैंने कहा नहीं, मैं आज पार्टी की कृपा से, अपने क्षेत्र की जनता के, अपने शहर की जनता की कृपा से जिस पद पर बैठा हूं उस पर मैं संतुष्ट हूं। मैंने ना तो मैं टिकट मांग रहा हूं, ना मैंने विचार किया है कि लोकसभा को चुनाव लड़ना। ये एक समाचार पत्र का मेरे पास फोन आया, मैंने उनको बताया। अगले दिन 6 कॉलम न्यूज छपी थी उसी अखबार में कि कानपुर महानगर से महाना जी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। उसमें उन्होंने लिखा कि आजकल बहुत सक्रिय रहते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत अपना जो कुछ किया है वो दिल्ली में जाकर बताते हैं, और वो बहुत लोग कह रहे हैं कि उनको चुनाव लड़ना है। उन्होंने 6 कॉलम बढ़िया वाली स्टोरी छापी। मेरा उन्होंने इतना सा छापा कि उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं नहीं लड़ना चाहता। तो अब सूत्र कौन से हैं मुझे नहीं मालूम। दिल्ली के संपर्क की मैं आपको बात बताऊं, मैं सौभाग्यशाली हूं, श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा विराट व्यक्तित्व उनके मैं बहुत नजदीक था, श्रद्धेय अडवाणी जी के बहुत नजदीक था। कानपुर महानगर ही नहीं, पूरा देश इस बात को जानता है कि लोग जिस समय चर्चा करते थे कि आदरणीय श्रीमती सुषमा स्वराज और आदरणीय श्री अरुण जेटली जी दोनों के नजदीक अगर देश में 5 लोग थे तो उनमें से एक मैं था। जिन लोगों को मालूम है कि श्रीमान प्रमोद महाजन थे तो उनके नजदीक में था। आज की तारीख में भी लोगों को मालूम है कि माननीय गृह मंत्री जी की कृपा मेरे पे रहती है। आज की तारीख में लोगों को पता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी मुझे नाम से बुलाते हैं, यही मेरे लिए गौरव की बात है। तो वहां पर दिल्ली में मेरा शुरू से संपर्क रहा है। अब मेरे को 33 साल हो गए विधानसभा में काम करते करते। क्या
इतना खराब मैंने काम किया कि दिल्ली वाले मुझे जानेंगे नहीं। दिल्ली वाले मुझे जानते हैं, ये दिल्ली वाले नेताओं की कृपा है कि उनका संरक्षण मेरे पर रहता है, उनका मार्गदर्शन मेरे पर रहता है। लेकिन मैंने किसी भी प्रकार का कोई भी विचार लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए नहीं किया। चलिए, ये सूत्र का जो शंका थी उसका समाधान आपने कर दिया और आपसे उन सूत्रों को भी समाधान कर दीजिए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। जी जी, और ये पूरा देश इस वक्त इसको देख रहा है और महाना जी ने इस चीज को क्लियर कर दिया है। आगे भविष्य के गर्भ में है वो चीजें। चूंकि समय धीरे धीरे बढ़ रहा है, सवाल ये है कि विधानसभा का जो इस वक्त जो भवन है, पुराना जो भवन है, उसके स्थानांतरण की बात आती है सामने कि उसको स्थानांतरित किया जाएगा और नए भवन का निर्माण होगा। उस खबर को बल इसलिए और मिल गया क्योंकि नया संसद भी बना है अभी। तो इसमें कितनी सत्यता है उत्तर प्रदेश विधानसभा? बहुत सत्यता है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को चर्चा करी कि जितने आज हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने विधानसभा में अध्यक्ष बनने के बाद मुख्यमंत्री जी के सलाह से बहुत सारे काम किए। पहले विधानसभा के अंदर हमारे पास 379 सीट्स थी। 379 सीट्स में कोई भी कहीं माननीय विधायक बैठ जाते थे, कभी सब लोग संख्या होती थी तो एक दूसरे के साथ मतलब थोड़ा दब के भी बैठ जाते थे। लेकिन जब मैंने ई विधान किया तो मेरे पास 379 सीट से काम नहीं चलता था। मेरे को 403 मिनिमम सीट्स चाहिए थी और 403 के साथ 15 सीट्स और चाहिए थी। जो माननीय हमारे मंत्री हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उनकी भी सीट वहां पर होती है। तो ओवरऑल मेरे को 418 सीटें चाहिए थी, 403 प्लस 15, तो 379 सीट्स थी। तो मैंने उसमें से कुछ सीट्स, क्योंकि बिल्डिंग बहुत पुरानी है, 1922 में ये बिल्डिंग बननी शुरू हुई थी और 1928 में बन गई थी, लगभग 100 साल हो रहे हैं। तो वो उसमें हमारे पास इतना अवसर नहीं है कि हम उनकी दीवारों को थोड़ा पीछे बढ़ा सके। तो उसी में से हमारे को, क्योंकि एक डिवाइस लगानी है, सबके अटेंडेंस भी अब मैं उसी में लेता हूं और सब लोगों को वहीं से बोलना होता है, क्योंकि जो माननीय सदस्य खड़ा होगा बोलने के लिए वो अपना स्पीकर दबाएगा तो उसकी फोटो भी, उसका फोटो उसका विधानसभा डिस्प्ले पे स्क्रीन पे आ जाती है, वो कौन सी विधानसभा से, कौन से जिले से है। तो ये सारे के सारे उसमें अवसर थे। तो इसलिए मेरे को इतनी सीट्स बनानी थी। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, विधानसभा बड़ी होनी चाहिए। तो उन्होंने स्वयं इसकी चिंता करी कि एक नई विधानसभा का हमने निर्माण करना है। उसके ऊपर काम चल रहा है। उस पर शंका इसलिए नहीं होना चाहिए, जैसे आपने कहा कि पार्लियामेंट में नई पार्लियामेंट बनी है इसीलिए यहां पर बन रही है, ऐसा नहीं है। इस वित्तीय वर्ष के बजट में 2023 और 24 में 50 करोड़ रुपए का प्रोविजन एक टोकन के नाते से, जिसमें से हम कंसल्टेंट्स अपॉइंट कर सकें, उसका सारी के सारी डीपीआर्स बना सकें, वो 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। तो इसका मतलब 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था तभी की गई जब विधानसभा नहीं बनाने का विचार है। मुख्यमंत्री जी के पास उस लेवल, गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर, उसके स्थान के ऊपर विचार विमर्श किया जा रहा है। जब तक फाइनल नहीं होता तब तक मेरा भी अधिकार नहीं है मैं उसको सार्वजनिक रूप से करूं, क्योंकि गवर्नमेंट का निर्णय जब फाइनल हो जाएगा और मुझे कहा जाएगा तभी मैं उसके बारे में, लेकिन हाँ, नई विधानसभा के ऊपर काम चल रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। चलिए, उत्तर प्रदेश के निवासियों को एक बहुत बड़ी खबर है और जल्द ही इस पर काम भी हो रहा है और सोचा जा रहा है, उस पर विचार किया जा रहा है, ऐसा जानकारी सामने आई है। एक सवाल मेरे जहन में है और मैं लगातार सोच रहा था कि जब आप आएंगे मैं आपसे पूछूंगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार पूरे देश में चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में इसको लेकर पहले चर्चा हुई, चुनावी मुद्दा इसको बनाया गया और अब वहां पर कमेटी गठित हुई रंजना देसाई की अध्यक्षता में और उस पर अब काम भी हो रहा है। 30 तारीख उसको सबमिट करने की ब्यौरा अंतिम तिथि थी। उत्तर प्रदेश में भी क्या इस ओर काम होना है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी को कई मंचों पर मैंने सुना है कि वो इस ओर अब कदम बढ़ाएंगे और इस ओर आगे कुछ काम बढ़ना है। तो क्या कुछ अब तक मुख्यमंत्री जी की ने, आप कह रहे हो कि जैसे मुख्यमंत्री जी की और कई बार इस अवसर के ऊपर इस बारे में कुछ एक पॉजिटिव बात करी गई, तो स्वाभाविक है पॉजिटिव बात है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में इस देश के यदि आम आदमी से पूछा जाए, किसी भी देश में 2 कानून क्यों हों? जिस समय हम श्रीनगर था जिस समय धारा 370 थी, 53A थी, तो उस समय भी माननीय श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी जिन्होंने अपनी शहादत दी थी, तो जिन्होंने इस बात को नारा लगाया था कि एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे, वो बरसों तक नारा लगता रहा। उसको पूरा करने का काम माननीय मोदी जी की जिस समय सरकार आई, माननीय अमित शाह जी जिस समय गृह मंत्री बने, तो 5 जुलाई को इलेक्शन के बाद ही जिस समय सरकार बनी तो फर्स्ट सेशन के अंतर्गत कर दिया गया। इसके ऊपर मैं सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से इसकी बात नहीं करना चाहता, संवैधानिक दृष्टि से भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस बात को कहा गया है
यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर सरकार विचार करे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कहा गया। मैं कोई भी बात यहां पर कह रहा हूं तो वो सार्वजनिक है, कोई ऐसी बात नहीं कह रहा जो मेरे के द्वारा सूचना दी जाएगी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर इस समय देश भर में चर्चा चल रही है। गवर्नमेंट, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों अपने एक उद्बोधन में इसकी चर्चा करी है, जिसके ऊपर माननीय श्री ऋतुराज अवस्थी जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस थे कर्नाटका के, उसके ऊपर वो, उसके आज चेयरपर्सन है, उसके ऊपर वो काम कर रहे थे। इसके ऊपर विभिन्न न्यायिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत, लॉ मिनिस्ट्री के अंतर्गत, बाकी न्याय से संबंधित जो है उनके ऊपर विभिन्न स्तरों के ऊपर इसके ऊपर काम चल रहा है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कब कॉल लेनी है ये भारत सरकार तय करेगी, लेकिन हाँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड हो, इसके लिए देश का अधिकतर लोग इस बात को चाहते हैं कि देश में एक कानून हो, देश में दो कानून नहीं होने चाहिए। आप विधानसभा के अध्यक्ष हैं, एक विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर नहीं, विधायक के तौर पर नहीं, कानपुर के एक आम मतदाता और एक नागरिक के तौर पर मेरा आपसे ये सवाल रहेगा और मैं चाहूंगा आप उस तौर पर ये जवाब दें। क्या लगता है आपको कि कानपुर में अभी कौन से वो काम है जो करने बाकी हैं और आप उस ओर प्रयास भी करेंगे कि वो होने चाहिए? देखिए, विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास कभी भी रुकता नहीं और कभी भी विकास से व्यक्ति को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए, आज जिस प्रकार के कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं, अभी एक स्पोर्ट्स हब बना है यहाँ पर ब्रिजेन स्वरूप पार्क में। आज से 15 साल पहले हम सोच नहीं सकते इस प्रकार का स्पोर्ट्स हब भी बन सकता है। आज से 15 साल पहले जिस प्रकार से गंगा घाट के ऊपर हमने बोट क्लब बना दिया, इसके ऊपर विचार नहीं हुआ सकता। अटल घाट बनने के बाद शाम को हम देखते हैं कितनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे, हमारी माताएं बहनें, हमारे बुजुर्ग सब लोग उस तरफ घूमने जाते हैं। तो ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जैसे मैं कहता हूँ जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो डेवलप्ड कंट्रीज में रोज नई चीज आती है। हमारे अगर देश की बात करें, हम एनसीआर की बात करें, तो रोज वहां पर किसी भी प्रकार का कोई स्पोर्ट्स हब बनेगा बच्चों के खेलने के लिए, कोई रिक्रिएशन सेंटर बनेगा, कुछ ड्रामा हॉल्स बनेंगे, कुछ कन्वेंशन सेंटर्स बनेंगे, कुछ मीटिंग हॉल्स बनेंगे, कुछ सड़कें अच्छी होंगी, कुछ चौड़ी होंगी। मेट्रो जैसे भी मोती झील तक आ गई है, जहां पर हम लोग बैठे हुए हैं, यहाँ तक मोती झील तक आ गई है। अगले साल भर के अंतर्गत जिस समय ये मेट्रो चुन्नीगंज से होते हुए, फूलबाग स्टेशन से होते हुए, घंटाघर से होते हुए वो दक्षिण में गल्ला मंडी तक चली जाएगी, एक लाइन ये, और उधर गल्ला मंडी से बर्रा की तरफ होते हुए एक यहाँ लाइन यहाँ जुड़ेगी। ये फर्स्ट फेज में जिस समय 34 किलोमीटर जुड़ जाएगी, तो एक बहुत अच्छा हो जाएगा। ये निरंतर चलता रहेगा ना, ऐसा नहीं कि 34 किलोमीटर बनने के बाद काम बंद हो जाएगा। तो जो सेक्टर्स नहीं छूटे उनको उसके साथ जोड़ा जाएगा। इसलिए मैंने कहा डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस, और उस डेवलपमेंट के लिए हमेशा व्यक्ति को विकास के लिए भूख रहनी चाहिए। वो भूख रहेगी, आगे बढ़ते चले जाएंगे। हम चूंकि कानपुर में मौजूद हैं और कानपुर के लोगों से हमने संवाद किया, जन सरोकार के जो यहाँ के मुद्दे हैं वो उठाए। आपने मेट्रो का पूरा जो रूट है उसमें बताया कि कहाँ काम हो रहा है। जो मंथना से शुरू होकर जो ट्रेन की हमारी जो रेलवे लाइन यहाँ आई है कानपुर सेंट्रल की ओर, इसको भी बदलने की बात की जा रही कि पनकी से इसको शिफ्ट किया जाएगा उधर से लाके, जैसे जान की इसके ऊपर रेलवे डिपार्टमेंट में काफी कुछ विचार विमर्श किया है। कि जैसे कभी एक बार विचार आया था कि सारे जितने क्रॉसिंग हैं सबके ऊपर पुल बना दिए, वो फिजिबल नहीं है क्योंकि वो पैरेलल रूट्स जा रही है उसके, तो पैरेलल रूट्स के ऊपर वो फिजिबल नहीं है। उसके बाद अब अंडरपास बनाने की भी बात आ रही है। रिंग रोड बन जाने की वजह से काफी कुछ उसमें, जैसे वंदना से वहां पर काम शुरू हो गया रिंग रोड के ऊपर, पूरे शहर के अंतर्गत, पूरे आउटस्कर्ट्स के अंतर्गत रिंग रोड बन जाएगी, उससे काम हो जाएगा। इसके ऊपर मैंने भी माननीय रेल मंत्री जी से रिक्वेस्ट करी थी कि अगर ये रेलवे ओवर ब्रिजेस अगर बनाना संभव नहीं तो अंडरपासेस कैसे। मैंने आपको जैसे बताया कि चकेरी से लेकर करबिगवा तक 7 अंडरपास बन गए हैं। पहले 2 फाटक बंद हो जाता, लोग घंटों तक खड़े रहते, तब किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या विकल्प हो सकता है, उसकी लाइन शिफ्ट करने की भी बात आई थी। लाइन शिफ्ट करने के साथ साथ इस बात की भी चर्चा हुई थी कि फ्लाईओवर्स बना दिए जाए। तो उसके ऊपर काम चल रहा है, जब फाइनल होगा तभी उसके बारे में बताया जा सकता। न्यूज नेशन के लिए क्या कहेंगे आप? मैं न्यूज नेशन के लिए ये कहना चाहता हूं कि आपके दोनों स्तर के ऊपर, एक न्यूज नेशन यूपी और नेशनल, 2 आपके चैनल है प्रॉब्लली, दोनों बाकी स्टेट में भी हमारे, बाकी स्टेट्स में भी आपके हैं, यूपी स्टेट्स के। न्यूज नेशन के माध्यम से हम एक निष्पक्ष, बहुत सारे, जिस समय न्यूज नेशन शुरू हुआ था तो मैं अपने लिए कहना चाहता हूं कि मैं यही ढूंढता था कि न्यूज नेशन आज शुरू हो जाए। शायद आप ही के उसमें कि वो होता था ना कि ये रही आज के बाद अब कल फिल्म मिलेंगे, यही था ना, कुछ बने रहिए हमारे साथ। तो वो न्यूज नेशन ने एक अलग स्थान देश की मीडिया के अंतर्गत बनाया है।
मुझे प्रसन्नता होती है कि जिस समय न्यूज़ नेशन नेटवर्क के बारे में किसी भी प्रकार की कोई सूचना या कोई खबर होती है, तो जैसे आपने कहा कि आप सूत्रों के हवाले से काम नहीं, जब तक उसको पुष्ट नहीं कर लेते, तो मुझे लगता है कि आपके पुष्ट किए हुए सूत्र उसमें दिखाई पड़ते हैं और एक सटाक और एक निष्पक्ष वाणी और खबर उसमें से देखने को मिलती है। मैं न्यूज़ नेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला और तमाम मुद्दों पर बात की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार।